हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज हम लोग क्लास 9 का सिलेबस केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो क्लास 10th का सीरीज चल रही है वो आप 10th वाले स्टूडेंट्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम लोग क्लास 9 का भी सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा अपना पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि हमारे जो पेपर होने वाले हैं उसमें हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और वो किस प्रकार से डिवाइड है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग थोड़ा साइड में देख लेते हैं हम लोग कि हमारा पैटर्न क्या होने वाला है। तो हमारा जो केमिस्ट्री को आपका पैटर्न होने वाला है पेपर, वो आपको टोटल 20 मार्क्स का पेपर में केमिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। अब ये 20 मार्क्स आपके दो प्रकार से डिवाइड होंगे। पहला पार्ट में आपका 6 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा। क्या रहेगा? एमसीक्यू। जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो हमारे 6 नंबर के या 6 मार्क्स से हमारे पूछे जाएंगे पेपर में। और बाकी बचे हुए 14 मार्क्स, ये बाकी बचे हुए हमारे 40 मार्क्स से क्या रहेगा? थ्योरेटिकल पे, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्ट या कह लीजिए थ्योरेटिकल पेपर रहेगा या डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा। जैसे आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, सेम वैसे ही हमको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट आपका 14 मार्क्स का, इसका भी आपको आंसर जैसे लिखना रहेगा। समझ गए कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो टोटल हमारा केमिस्ट्री का 20 नंबर पूछा जाएगा और 20 नंबर में भी हमारे 20 मार्क्स को भी दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं। 6 मार्क्स में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और 14 मार्क्स में आपके थ्योरेटिकल पार्ट रहेंगे। समझ के अब हम लोग इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको बता दें कि ये जो हमारा ये कंटेंट होने वाला है पूरा, ये सीबीएसई बोर्ड प्लस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम दोनों का होने वाला है। क्योंकि जब से ये एनसीईआरटी बुकें आई गई हैं तो सिलेबस सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा आपका पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज रहता है और सीबीएसई का थोड़ा अलग पैटर्न रहता है और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का अलग सा रहता है। पेपर पैटर्न अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका पेपर पैटर्न बता देंगे। यूपी बोर्ड के लिए अगर स्टूडेंट कमेंट करे रहेंगे तो आपको यूपी बोर्ड का भी मिल जाएगा, प्लस सीबीएसई बोर्ड का भी हम बस वीडियो में एक वीडियो बना के डाल देंगे ताकि आपका पेपर पैटर्न क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के आज अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। अब सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा कि हमारे जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो ये हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आगे चैप्टर की ओर। अब चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो एम होने वाला है या हमारा जो टारगेट होने वाला है वो एनसीईआरटी का मेन जो इसकी लाइन है जिसमें एमसीक्यू बनता है, जिससे क्या होता है कि एनसीईआरटी बुके के किसी थ्योरेटिकल पार्ट से ही उसमें से कुछ निकाल के एग्जामिनर लोग क्या बना देते हैं? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड नहीं करे रहते हैं और इसीलिए वो एमसीक्यू को सॉल्व करने में उन लोग को परेशानी होती है। तो आज हम लोग इसके माध्यम से हम लोग क्या करना है, इस मीडियम के माध्यम से, कि हम लोग पूरा एनसीईआरटी का लाइन वाइज लाइन जो मेंस हमारा मेन लाइंस होंगी वो आपको सारी कुछ आपको संक्षेप, जैसे कहते हैं ना इन अ ब्रीफ, मतलब संक्षेप में आपको देखने को मिलेगा। और आई होप कि मेरा जहाँ तक आशा है कि उसमें आपके जो पेपर सेट होंगे जो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि ये जो हम टॉपिक्स आपको बताएंगे वो पूरा एनसीईआरटी कवर करेगा और जो एग्जामिनर होंगे आपके वो एनसीईआरटी से ही पेपर
सेट करेंगे। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन बाहर इस वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और एक पेन कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि जो आपको इसमें समझ में आए तो उसको आप नोट करते रहिएगा, ताकि हमेशा के लिए आपको रिमेम्बर हो जाए। समझ गए? सारा कुछ क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम पहले देख लेते हैं कि हम लोग टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं आज। तो हमारे टॉपिक्स जो कवर होने वाले हैं, तो हमारा पहला टॉपिक्स होगा इंट्रोड्यूसिंग टू मैटर। ये हमारा पहला टॉपिक है। क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैटर, मतलब कि मैटर के बारे में इंट्रोडक्शन, मैटर क्या होता है, किसे किसे हम मैटर कहेंगे और इसके एग्जाम्पल, ये सारा कुछ इसमें आपको देखने मिलेगा। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर है तो उसके कुछ फिजिकल नेचर होंगे, कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और कुछ ना कुछ उसके केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो दोनों हम लोग देखेंगे। वह समझ गए? और तीसरा टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैटर के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और चौथा टॉपिक हमारा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के स्टेट्स, कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, ये सारा कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर में। और चौथा पांचवा टॉपिक हमारा क्या है? कैन मैटर चेंज, क्या मैटर हमारा चेंज होता है? जैसे मैटर चेंज मतलब कि सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो ये सारा कुछ और किस प्रकार चेंज होता है, ये इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और छठवां टॉपिक हमारा क्या है? इवोपोरेशन। इवोपोरेशन ये हमारा छठवां टॉपिक है। तो देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते हैं। आप अपना एनर्जी लेवल हाई रखिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आज आपका चैप्टर कवर कर सके। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के चलते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैटर, मतलब मैटर क्या होते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू मैटर, ये हमारा पहला टॉपिक है। अब मैटर क्या होता है उसकी डिफिनीशन आप लोग देख लीजिएगा। क्या है मैटर की डिफिनीशन? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब इसका यह कहना है कि वह सब कुछ जो जिसके पास क्या हो, मास हो और ऑक्युपाइज स्पेस, मतलब उसमें कुछ ना कुछ भार हो और कुछ ना कुछ वो जगह को घेरती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। समझ गए? अरे नहीं समझे? एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल हमारे टेबल, चेयर, एयर, वाटर, हनी, पेन एक्सेट्रा, ये सारा कुछ मैटर है। अरे बच्चा, जैसे आपका कोई भी आपके आसपास के जो भी पदार्थ है या जो भी मैटर, जो भी थिंग्स रखी हुई है, वो सारा कुछ मैटर है। जैसे ये पेन देख रहे हो, ये पेन भी क्या है? मैटर है, क्योंकि इसमें क्या है? मास है, कुछ ना कुछ इसका भार है, 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ ना कुछ तो है, और प्लस ये स्पेस को ऑक्युपाइज करती है। कैसे? जैसे ये स्पेस, इस पेन को हम इस बोर्ड पे यहाँ रख दे, तो ये हमारा इतना ऑक्युपाइज स्पेस कर लेगा। इसका मतलब क्या है? ये मैटर है। वैसे ही टेबल, आपके घर में टेबल होगी, टेबल का क्या है? मैटर है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ क्या है? मास है, कुछ ना कुछ भार है उसका, और प्लस ऑक्युपाइज स्पेस। आप जहां पर उस टेबल को रखे होंगे तो वो एक जगह को घेरी होगी, तो इसलिए क्या है? वो मैटर है। समझ गए? वैसे ही चेयर, एयर, वाटर, हनी, ये सारा कुछ मैटर है। समझ गए? आप आप फोन से पढ़ रहे होंगे, वो फोन भी हमारा क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि उसका भी कुछ भार है और प्लस वो स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है, तो ये मैटर। समझ गए आप लोग? शॉर्ट में जान लीजिए आप लोग कि मास प्लस स्पेस। अगर आपको डिफिनीशन नया ना याद रहे तो इतना याद रखिएगा कि जिसमें कुछ न मास हो और प्लस स्पेस, मतलब स्पेस को ऑक्युपाई करे, तो हमारा क्या होता है? मैटर हो गया। समझ गए? हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाए। वैसे जहाँ तक है मिलेगा ही, क्योंकि जो यूनिट टेस्ट होते हैं आपके, उसमें आपका ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि व्हाट इज मैटर और गिव द एग्जाम्पल ऑफ मैटर।
मतलब मैटर क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा इस डिफिनेशन को कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख दीजिएगा, टेबल, चेयर, मोबाइल फोन, कुछ भी, बाइक, कार, ये सब हमारा क्या है, मैटर है। समझ गए? समझ गए? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि अभी हमारा क्लियर हो गया है मैटर, ऑल ओवर मैटर के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ का वर्गीकरण कहते हैं इसके हिंदी में। तो ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर के दो क्लासिफिकेशन टू पार्ट में क्या कौन कौन से है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हमारा सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये हमारे आगे के चैप्टर में है। तो हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ हमको क्या देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए? अगर कभी लिखने को एग्जाम में मिल गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो आप लोग टू पार्ट में डिवाइड कर दिएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी मैटर की क्या होने वाली है। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोग समझिएगा कि हमारा जो फिजिकल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर के फिजिकल नेचर क्या क्या है, ये आपको राइट डाउन करना रहता है। तो हमारे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या आते हैं, पहला हमारा यही होता है कि हमारा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इसका यह है कि हमारा जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। कैसे? अब कैसे आपको बताया जाए, जैसे आप कोई भी चीज़, ये पेन है, ठीक, ये मैटर है कि नहीं है? आप कहेंगे है। क्यों है? क्योंकि इसका भैया कुछ ना कुछ भार है और ये स्पेस को भी घेरती है। कहीं भी अगर इसको हम ऐसे कहीं भी रखेंगे तो स्पेस को कवर करेगी, इसलिए क्या ये मैटर है। अब ये मैटर भी इसके किससे बने हुए हैं, पार्टिकल्स से, मेड अप पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्यों, किसके, छोटे छोटे किसी भी पार्टिकल की कोई भी चीज़ जो होती है हमारी, वो उसके छोटे छोटे कणों से या पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। समझ गए? अब अब वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, कभी कभी ये एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि हमारे एटम क्या होते हैं। तो वहीं पर ये होता है कि मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मतलब मैटर जो हमारे होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और वही टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। क्या? एटम्स। जो वही छोटे छोटे हमारे पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स, वही हमारे क्या कहलाते हैं, एटम्स। तो इसका मतलब सीधा सीधा कहना ये हुआ हमारा कि कोई भी मैटर है वो हमारे पार्टिकल से मिलके बने हैं, और वही पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटम। और एटम हमारा क्या होता है, टिनी पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल हमारा क्या कहलाता है, एटम। समझ गए? याद रहेगा कि एटम क्या होते हैं, दो टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। समझ गए? आप लोग याद रखिएगा कि एटम क्या होते हैं, कि मैटर जो होते हैं हमारे वो मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, और वही पार्टिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एटम। क्लियर है? अब चलते हैं। और दूसरा हमारा क्या ये है, दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट सी दे विथ आवर आइज और अ रेगुलर माइक्रोस्कोप। इसका सीधा सीधा कहना ये है कि हमारे जो एटम्स होते हैं या टीनी पार्टिकल्स कह लीजिए, वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमको वो विथ आवर आइज, मतलब हमारे नग्न आंखों से वो दिखाई नहीं देंगे। इवन इफ कि वो हमारे रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते उस टीनी पार्टिकल्स, वो इतने छोटे होते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक हाई एफिशिएंसी का माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी हम लोग एटम्स को या टीनी पार्टिकल्स को
देख सकते हैं। समझ गए? वही है, दूसरे इस लाइन में यही लिखा है, हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब ये मैटर कितने छोटे होते हैं। तो वही है हमारा कि इतने पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारे उन्हें अपने खुली आंख से या नग्न आंख से नहीं देख सकते, और ना ही हम लोग उसको अपने क्या कहते हैं रेगुलर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए, एटम को देखने के लिए, वो उस टीनी पार्टिकल को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उस पार्टिकल्स या एटम्स को देखने के लिए। समझ गए? ये हमारा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। समझ गए यहाँ तक? अब चलते हैं हम लोग अपने आगे के टॉपिक से, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब कि पार्टिकल्स के हमारे कुछ गुड प्रॉपर्टी कह लीजिए, उसके करेक्टरिस, उसको करेक्टर्स कहते हैं, और उसके आप दूसरा नाम आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। समझ गए? ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एग्जाम में आ, पूछा ही जाता है, मतलब कह लीजिए कंपलसरी है इसकी, इस चैप्टर से अगर कुछ पूछा जाएगा तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाए। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? तो पहला कैरेक्टर्स हमारा मैटर का यही कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि इसका कहना यह है कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, मैटर्स के जो हमारे पार्टिकल है, उनके बीच में क्या है, हमारा स्पेस है। उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब आप लोग कहेंगे कि आप इस बात को भैया प्रूव करिए। अब चलिए, अगर आपको लगता है कि हमको ये प्रूव करना पड़ेगा, तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल से प्रूव भी कर देते हैं कि कैसे पार्टिकल्स के बीच में कैसे स्पेस है। पहले प्रूव कर लेते हैं कि हम लोग, फिर उसके बाद इसके आगे के चीज़ों को देखते हैं। तो हमको प्रूव करने के लिए ऐसे एक हमको बीकर लेना पड़ेगा या ग्लास लेना पड़ेगा, और ये आप लोग अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक आप ग्लास रखिएगा अपने पास, ये हमारी ग्लास हो गई, कुछ कुछ तो लग रही है कि ग्लास है, तो आप लोग अपना एक ग्लास ले लीजिएगा। आपको आज हम प्रूव कर देते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में कैसे स्पेस रहता है। मान लीजिए ये क्या है, ग्लास, मतलब कि समझ रहे हैं, जिससे आप लोग पानी पीते हैं, वही ग्लास है, समझ लीजिए। अब उसके बाद उसमें क्या है, हम लोग यहाँ तक मान लीजिए फुल, एकदम एकदम फुल, इसके जितना इसमें पानी आ सकता था इतना हम लोग इसमें वाटर फिल कर लिए हैं। एकदम क्या है, हमारा वाटर एकदम फुल है। समझ गए? अब क्या करिएगा आप लोग, शुगर लीजिएगा, क्या शुगर ले लीजिएगा, या आप नमक ले सकते हैं। समझ गए? उसको आप लीजिएगा, और उसको एक स्पून या चम्मच से आप लोग क्या करिएगा, निकाल के इस गिलास के अंदर डाल दीजिएगा। जब आप लोग इस गिलास के अंदर डालेंगे, तो आपने क्या किया कि हम लोग पार्टिकल कोई बाहर से सब्सटेंस को ग्लास के अंदर डाले हैं, तो इसका मतलब ये है हमारा कि अगर कोई पार्टिकल्स बाहर से या कोई भी हम लोग सब्सटेंस बाहर से डाले हैं, तो हमारा जो लेवल ऑफ वाटर है वो इंक्रीज करना चाहिए। इस सीधी सीधी बात है भाई, अगर कोई चीज़ है, अगर उसमें हम कुछ चीज़ डालेंगे, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, लेवल इंक्रीज करना चाहिए। वाटर का जो लेवल है, हमारा फुल ग्लास है, तो इसका इंक्रीज करके ये वाटर कुछ ना कुछ बाहर आना चाहिए। पर क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग जैसे चीनी डालते होंगे, थोड़ा से ऐसे ऐसे क्या कहते हैं मूव करते होंगे, तो वो मिक्स हो जाती है। अब मिक्स होने के बाद, जैसे ही मिक्स होती है, तो हमारा जो लेवल ऑफ वाटर है वो इंक्रीज नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब हम लोग जो चीनी तो अंदर तो डाले, तो उसका कुछ ना कुछ तो असर बताना चाहिए उस पे, उसके लेवल ऑफ वाटर पे। पर क्यों नहीं उस पर कुछ असर या कुछ नहीं उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो चीनी के हमारे जो एटम्स है, जो पार्टिकल है, वो हमारे क्या है, जो हमारे ये वाटर के पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में स्पेस रहता है। क्या रहता है, स्पेस।
पहला जो हमारा करेक्टर है यही तो है कि स्पेस, मैटर के जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस रहता है। तो वैसे ही हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है या कह लीजिए एटम्स जो है तो उसके बीच में हमारा क्या है, स्पेस है। और जब हम लोग यहाँ से शुगर को इसमें ड्रॉप किए तो ये हमारा शुगर जाके इसमें मिक्स हुआ और मिक्स होके जो हमारे ये वाटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जाकर फिलअप हो गया। अब कैसे फिलअप हो गया, जैसे कि आप शुगर ड्रॉप किए तो जैसे ही शुगर गया वो मिक्स होने लगा, मिक्स होने के बाद वाटर से, अरे सीधा सीधा समझो, वाटर के मॉलिक्यूल से या एटम से क्या बोला, भैया थोड़ा हमको भी जगह दे दो यहाँ पर, यही बस यहीं पर थोड़ा सा जगह चाहिए जो आपके बीच में, आप दोनों एटम के बीच में, बस उसी में हम रह लेंगे। वैसे ही शुगर के पार्टिकल्स आके यहाँ पर थोड़ा सी जगह में आके फिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं होता। इससे हमारा यही प्रूव होता है कि हमारा जो पार्टिकल्स होता है वो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस रहता है, इसलिए हमारा शुगर उसमें मिक्स होने के बाद कोई भी उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर में देखने को नहीं मिलती है। समझ गए? आप प्रूव भी कर दिए कि ये कैसे प्रूव किया गया, समझ गए ये भी। अब थोड़ा हम लोग डिफिनीशन इसकी देख लेते हैं या इसके थोड़े करेक्टर्स देख लेते हैं कि क्या है। द एक्सटेंट ऑफ दिस स्पेसेस वेरीज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो ये हमारे जो ये करेक्टर्स है, स्पेस, जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस है, जो मैटर में जो बीच के स्पेस है ये हमारे क्या करेंगे, वैरी करेंगे। कैसे वैरी करेंगे, वैरी मतलब ये लोग सॉलिड में क्या रहेगा, जो सॉलिड होता है वो हमारे उनके बीच के पार्टिकल क्या रहते हैं, बहुत पास पास रहते हैं। और जो हमारे एटलीस्ट स्पेस और गैसेस में क्या होते हैं, मोस्ट, मतलब जो गैस रहते हैं उसके पार्टिकल दूर दूर रहते हैं। समझ गए? अरे सीधा सीधा ये कि मान लो ये हमारा इसमें क्या है, कुछ सॉलिड चीजें हैं, सॉलिड है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एकदम पास पास रहेंगे, उसके दो एटम्स या दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं रहेगा या ना के बराबर रहेगा। ठीक। और ये मान लीजिए हमारा लिक्विड हो गया, लिक्विड में क्या रहेगा हमारा कि हमारे जो सॉलिड है उनसे तो थोड़ा दूर दूर या फार पार्टिकल्स रहेंगे, एटम्स रहेंगे, पर गैस से पास पास रहेंगे। समझ गए? ये हमारे लिक्विड के स्पेस हो गए। अब फिर लास्ट में आता है हमारा गैस। गैस में भैया क्या होता है, ये बोलता है मैं इधर चला, वो बोलता है मैं उधर चला, ये इधर चला उधर चला, यही होता रहता है गैस में। कुछ समझ में नहीं आता इनके पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए यही इसमें बात बोली गई है कि सॉलिड में जो स्पेस रहते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो किस प्रकार से हम लोग प्रूव कर सकते थे, तो आपको हम समझा दिए। आप एक्सपेरिमेंट घर में कर लीजिएगा, गिलास लीजिएगा, वाटर फुल कीजिएगा और उसके बाद शुगर के कुछ सब्सटेंस, कुछ मात्रा में आप शुगर लेके उसमें ड्रॉप कर दीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर दीजिएगा। देखिएगा आप वाटर जितना आप लिए रहेंगे उसके लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स आके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स या उनके जो एटम्स हैं उनके बीच में आके फिक्स हो जाते हैं, इसलिए उनके वाटर का लेवल इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। समझ गए? अब हम लोग आगे देखेंगे कि एनसीईआरटी में और एक लाइन लिखी है, द एक्सटेंट ऑफ दिस स्पेसेस वेरीज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका मतलब यही है कि हमारा जो स्पेस होता है वो सब मैटर के अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में मैटर उसके अलग स्पेस होंगे और ये लिक्विड के अलग ही स्पेस होंगे और ये गैस के पार्टिकल्स के बीच में अलग ही स्पेस रहेंगे। कैसे? सॉलिड में इसमें बोला यही गया है कि सॉलिड्स हैव अ लीस्ट स्पेस, लीस्ट मतलब कम, जो सॉलिड होंगे उसके पार्टिकल्स के बीच में हमारा बहुत ही ना के मात्रा में स्पेस रहेंगे। समझ गए? और लिक्विड में सॉलिड से तो ज़्यादा स्पेस रहेंगे पर गैस से कम रहेंगे। समझ गए? और ये गैस में भैया
गैसीय, ये इसका पार्टिकल्स बोलता है मैं इधर चला, और ये वाला पार्टिकल बोलता है मैं उधर चला, मैं इधर चला, मैं उधर चला। बस ऐसे ही इसमें होता है गैस में। समझ गए कि हमारा इसका कि सॉलिड में क्या स्पेस होती है, और लिक्विड में और गैस में। और ये हमारा एग्जाम्पल जो आपको समझाए कि जब हम लोग शुगर लेंगे उसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में, तो अभी भी लेट अ क्लियर सोल्यूशन जब आपको दिखेगा, तो हमारा जो शुगर का स्मॉल पार्टिकल इंटरसेप्ट क्या करेगा, वो हमारे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये फिक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए उनका लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। समझ गए, ये हमारा पहला कैरेक्टर्स था। आई होप कि हमारा पहला कैरेक्टर जो है मैटर का वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे कैरेक्टर्स की ओर कि हमारा दूसरा कैरेक्टर्स मैटर का क्या है। तो दूसरा कैरेक्टर्स हमारा मैटर का ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट्स लगातार हमेशा मूव करते रहते हैं, इन मोशन। समझ गए, वो हमेशा क्या कहते रहते हैं, ऑलवेज मूविंग, हमेशा घूमते रहते हैं। आप कहेंगे, आप लोग इसको भी कहेंगे कि भैया अब आप इसको भी हमको प्रूव करके बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो हमेशा मोशन में रहते हैं। तो इसके लिए आपको समझना होगा। तो अब हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह प्रूव किया जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मोशन में रहते हैं। तो आपने कभी सेंट, अरे सेंट का यूज़ किया है, या परफ्यूम जिसे बोलते हो आप लोग, इत्र। समझ गए, तो इत्र को जब हम लोग यूज़ करते हैं, हम तो उसका यूज़ कर लेते हैं। समझ, उसके बाद जब हम लोग कहीं जैसे पार्टी में होता है, जब पार्टी जाने लगते हैं तो हम लोग इत्र के यूज़ करते हैं, सेंट का, परफ्यूम का। फिर वहाँ जब जाते रहते हैं, किसी के बगल से हम लोग गुजरते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो महक है, ये जो परफ्यूम का महक होता है वो उनके पास भी पहुंच जाता है। अब आप सम यही हमको बता दीजिए कि लगाए तो आप हैं, तो उनके पास कैसे पहुंचा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो परफ्यूम का जो हमारा पार्टिकल है वो कांस्टेंट मोशन में है, कि तभी तो वो हमारे एयर के इन्वॉल्व में आया, और एयर के इन्वॉल्व में जैसे ही आया तो दूसरों को भी स्मेल हुआ कि कुछ महक आ रही है। समझ गए, इसलिए इससे हम क्या प्रूव होता है कि हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, मोशन में का हमेशा कांस्टेंट मोशन करता रहता है। समझ गए, नहीं समझे, तो चलिए फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अरे दूसरा एग्जांपल, आप मान चलिए आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, ठीक। आपकी मम्मी जब खाना बनाती हैं, तो अगर आप जैसे कहीं से स्कूल से आए या कहीं से आए खेल कूद के, तो जब मम्मी खाना बनाती रहती हैं तो आप जैसे ही अपने घर में इंटर करते हो, तुरंत महक आ जाती है कि वाह आज हमारे घर में मटर पनीर बन रहा है। समझ गए, तो कैसे महक आ जाती है वहां तक, खाना तो वहां बन रहा है घर के अंदर, और तुम तो बाहर जैसे इंटर करते हो तुरंत महक आ जाती है। तो इसका रीजन यही है कि हमारे जब खाना जो हमारे कुक होता रहता है, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो हमेशा हम क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं, क्योंकि हमारा कैरेक्टर से कहता है कि पार्टिकल्स हमेशा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कांस्टेंट मोशन। तो हमारे मोशन करते हुए एयर में इन्वॉल्व होते हैं, फिर एयर से जैसे इन्वॉल्व होते हैं तो एयर के मीडियम से आपके आप जैसे ही घर में इंटर करते हैं तो आपको स्मेल आ जाती है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मोशन कर रहे हैं। समझ गए, अगर यही एक इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, क्वेश्चन में यही होता है कि आप बताइए कि जो हमारा गर्म या हॉट फूड रहता है, गर्म खाना रहता है, शायद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कि वो उसकी महक हमें दूर तक आती है, और जो हमारा ठंडा खाना रहता है उसकी महक क्यों नहीं आती है, गिव द रीज़न। तो इसका रीज़न यही है कि हमारा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कांस्टेंट मोशन में रहता है। अब कांस्टेंट मोशन मतलब जैसे खाना पकता रहता है उसको हम लोग क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देते हैं तो हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हमारा वहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है।
इसलिए हमारा जो गर्म खाना होता है उसकी महक दूर तक चली जाती है और ठंडे खाने की महक दूर तक नहीं जाती है। समझ गए? इसको आप लोग याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक इंक्रीज एनर्जी जब इंक्रीज हो जाती है तो हमारा डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है, और जो डिफ्यूजन हो जाता है उसी के माध्यम से हमें स्मेल दूर तक, खाने की स्मेल दूर तक आ जाती है। समझ गए? अब इसमें दूसरी लाइन क्या लिखी है? द मूवमेंट इज लीस्ट इन सॉलिड एंड मोर इन लिक्विड्स एंड मोस्ट इन गैसेस। सेम वही बात है कि जो हमारे सॉलिड्स होंगे उनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो कम मूव करेंगे, थोड़ा कम मूव करेंगे, और जो हमारे लिक्विड के होंगे वो मोर लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा मूव करेंगे और गैस से कम। और गैस के भैया गैस ही है, इसके मैटर, इसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स बोलते हैं भाई तुम उधर चलो मैं इधर चला, तुम इधर चलो हम इधर चलते हैं। समझ गए? और उसके बाद ये हमारा एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, जो आपको एग्जाम्पल मैंने समझाया वही लिखा है इसमें कि द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम बिकॉज द परफ्यूम पार्टिकल डिफ्यूज थ्रू द एयर पार्टिकल इन स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड। इसका मतलब यही है कि हम लोग जब परफ्यूम यूज करते हैं तो उसका महक हमारे पूरे रूम में आ जा, मतलब पूरे रूम में हमारा स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। और वैसे ही हमारा स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक, जब हमारा खाना बनता रहता है तो उसकी उसकी भी महक हमें दूर तक आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उनका जो हमारे उनके पार्टिकल होते हैं वो कांस्टेंट मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, और वो मोशन करते करते एयर में इन्वॉल्व होते हैं, और एयर के माध्यम से या एयर के मीडियम से हमारे पास तक उसकी महक आ जाती है। समझ गए? ये हमारा क्या था? कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का दूसरा हमारा कैरेक्टर्स था। अब चलिए बिना हम किसी देरी के हम लोग इसको एक ब्रीफ में देख लेते हैं, संक्षेप में, कि हमारा जो इन अ ब्रीफ फॉर ऑलवेज रिमेंबर, मतलब ये ब्रीफ में आपका कैरेक्टर्स ऑफ मैटर जो है उनका ये 4 कैरेक्टर्स हमारे हैं मैटर के, ये चारों आप लोग याद रखिएगा। आप लोग जो उसको जो हम बताए हैं अगर वो ना भी याद रहे तो भी चलेगा, पर ये चारों कैरेक्टर्स आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मैटर के या पार्टिकल्स ऑफ मैटर के यही 4 कैरेक्टर्स मेन होते हैं। पहला कैरेक्टर्स क्या है हमारा? आपको हम ये बता चुके कि हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपने खुली आंख से या नग्न आंख से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से। और उसको तो और उसको हम लोग एक रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमको पार्टिकल्स को एक हाई एफिशिएंसी का माइक्रोस्कोप चाहता है। समझ गए? और दूसरा हमारा कैरेक्टर्स क्या है? अभी आप लोग पढ़ा, अभी आप लोग को हम बताए कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उन 2 पार्टिकल्स के बीच में हमारा क्या होता है? स्पेस होता है। ये हमारा कौन सा है? दूसरा कैरेक्टर्स है। तीसरा कैरेक्टर्स हमारा क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कांस्टेंट मोशन करते रहते हैं। इसका भी एग्जांपल देखे थे कि हम लोग परफ्यूम का यूज करते हैं तो हमारे पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाता है उसका महक, स्मेल, और इससे ही कान हमारा अगर फूड कुक होता रहता है तब भी उसकी स्मेल दूर तक महक आ जाती है। इसलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग में रहता है। और चौथा हमारा क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये शायद हम आपको नहीं प्रूव करें तो यहाँ प्रूव कर देते हैं आपको कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट ईच अदर किस प्रकार से हम लोग आपको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा क्या है? स्टोन है। ये इतना बड़ा ऐसे स्टोन है, इसमें क्या है? स्टोन, पत्थर। अब जो स्टोन के हमारे पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे छोटे छोटे रहेंगे।
अब स्टोन हमारा सॉलिड है तो ये हमारा क्या रहेगा, पास पास रहेगा, क्योंकि ये सॉलिड है। अब जब पार्टिकल्स इसके पास पास रहेंगे तो इसमें यह क्या, क्यों, अब इसको जब पार्टिकल्स पास पास रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पत्थर को हम लोग तोड़ पाते हैं, ऐसे हाथ से नहीं तोड़ पाते। क्यों नहीं तोड़ पाते, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं पास पास होते हैं, और वो एक हमारे क्या कहते हैं, एक अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये दो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट किए रहते हैं, ताकि हम लोग उसको इसलिए आसानी से ब्रेक नहीं कर पाते स्टोन को, समझ गए। इसलिए हमारा ये चौथा कैरेक्टर से ये कि हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे 4 कैरेक्टर्स हो गए, समझ गए, हमारे कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर समझ गए। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, क्या था हमारा अगला टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्था में जो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे थ्री टाइप से डिवाइड हुए हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से, पहला हमारा सॉलिड, ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं ठोस हिंदी में, और दूसरा लिक्विड, द्रव, और तीसरा गैस, गैसिंग। ये हमारे क्या होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड क्या, सॉलिड का एग्जांपल जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये क्या है स्टोन, पत्थर, ये हमारा किस में आता है सॉलिड की ओर। और ये क्या हमारा वाटर, वाटर किसके अंतर्गत आता है, किस किस स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है, तो लिक्विड की ओर। ये आपको क्या दिख रहा है सिलेंडर घर का, अरे नहीं यार, देखो यहाँ पर थोड़ा सा नजर में आ रहा होगा कि यहाँ पर गैस निकल रही है, तो ये हमारा क्या है, या गैस से लिख लीजिए, ये हमारा क्या है सिलेंडर, और सिलेंडर से हमारी गैस निकल रही है, तो ये हमारा किसके स्टेट्स ऑफ मैटर के भी आएगा, तो ये हमारा गैस के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग इसको तो देख लिए, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे कितने होते हैं 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब इसके बाद जो टॉपिक होने वाला है ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में 100% ये देखने को मिलता है ये क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में अंतर लिखिए या डिफरेंस लिखिए। कभी भी आप लोग एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन मिले तो आप एक टेबल बना लीजिएगा, और टेबल कैसे बनेगी, इस प्रकार बनेगी जैसे ये आपको पिक्चर में दिख रही है, और उसमें आप लोग इधर लिखिएगा प्रॉपर्टी, और फिर इधर लिखिएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे एक टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद अगर 5 बोले कि 5 हमारे कि 5 प्रकार या 5 टाइप से आप डिफरेंस बताइए, तो आप 5 ऐसे हम बना लेंगे, अगर 2 बोलेगा तो 2 ऐसे, और 3 बोलेगा तो 3। हम आपको 6-7 बता देते हैं, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा जितना बोलेगा आप वैसे उतना ही लिख दीजिएगा, समझिए। तो चलिए, तो ये इधर हम लोग क्या है, ये हमारा प्रॉपर्टीज है, और ये वाली पूरी रो क्या हमारी सॉलिड, और ये लिक्विड, और ये गैस, ऐसे आप लोग टेबल बनाइएगा ताकि समझने में आसानी हो। तो प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हमारा आता है मास। क्या आता है मास, मास क्या होता है, जो सॉलिड होता है तो सॉलिड है डिफिनिट मास, मतलब कि सॉलिड का मास जो होता है वो निश्चित होता है, क्या होता है निश्चित, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे सॉलिड है डिफिनिट मास, समझ गए। और दूसरा क्या है लिक्विड, और लिक्विड है डिफिनिट मास, लिक्विड का भी हमारा एक निश्चित मास होता है, मास मतलब भार। सॉलिड है तो वो निश्चित ही रहता है कि ये अगर 5 ग्राम का है तो ये 5 ही ग्राम का रहेगा, समझ गए। वैसे ही लिक्विड में अगर 2 लीटर है तो 2 ही लीटर रहेगा, समझ गए। इसीलिए हमारा क्या है सॉलिड है डिफिनिट मास, आल्सो लिक्विड है डिफिनिट मास, और आल्सो है जा गैस है डिफिनिट मास, गैस का भी मास डिफिनिट होता है, समझ गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक लाइन में कि
सॉलिड, लिक्विड, गैस हैव अ डिफिनिट मास। समझ गए? ये एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस का क्या मास जो होता है वो डिफिनिट होता है। समझ गए? ये हमारा पहला डिफरेंस था। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पहला डिफरेंस। और दूसरा हमारा क्या है? शेप। शेप मतलब आकार। अब आकार से हम लोग डिफरेंस करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप, मतलब सॉलिड का जो आकार होता है, शेप होता है, वो डिफिनिट होता है, मतलब निश्चित होता है। कैसे निश्चित होता है? ये सॉलिड है, अब ये ऐसे है तो चाहे जैसे कहीं भी रखिएगा आप ऐसे ही रहेगी। समझ गए? इसका मतलब ये सॉलिड है। ये जैसे ये हमारा फोन है, अब ये फोन चाहे जहाँ आप रखिएगा ये सॉलिड है, तो आप कहीं भी ले जाइएगा तो ये ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या है? डिफिनिट है, ये बदलेगा नहीं। समझ गए? वैसे ही दूसरा हमारा क्या है? लिक्विड। लिक्विड हैव लिक्विड हैव प्रॉपर्टी टू चेंज एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। मतलब लिक्विड की जो शेप होती है वो डिफिनिट नहीं होती है। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप। कैसे? आप लोग कहेंगे कैसे भैया, इसको प्रूव करिए। तो प्रूव करने के लिए आप वाटर लीजिए, ग्लास में रखिए, ठीक। उसके बाद आप घर में कोई बॉल, जिसे खोरिया बोलते हैं आप लोग घर में, या खोरा बोलते हो, तो उसमें आप लोग ड्रॉप करिएगा तो क्या होगा? वाटर उसके आकार में आ जाएगा। और फिर वही वाटर हम लोग किसी बॉटल में अगर इन क्या कहते हैं ड्रॉप कर दें, तो इन्वॉल्व कर दें, तो क्या होता है? वो बॉटल के आकार में आ जाएगा या बॉटल के शेप में हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो लिक्विड होता है उसका शेप क्या होता है? डिफिनिट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार का गैस का भी डिफिनिट शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता? गैस में भी वही है, अगर उसको आप लोग किसी बॉक्स में रखेंगे तो बॉक्स के आकार में रहेगा गैस। अगर वही चीज़ आप बोतल में फिल कर दीजिएगा तो वो बोतल के आकार में रहेगा। तो इसीलिए उसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। तो इसको एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि सॉलिड हैव डिफिनिट शेप बट लिक्विड एंड गैस हैव नॉट अ डिफिनिट शेप। समझ गए? समझ गए कि हमारा शेप क्या होता है? सॉलिड के तो डिफिनिट होती है, पर लिक्विड और गैस की डिफिनिट नहीं होती है। अब बात आती है वॉल्यूम। तीसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम से कैसे डिफरेंस करेंगे? तो सॉलिड के जो हमारा वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है, और लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनिट होता है। अब आप बोलेंगे इसको भैया कैसे प्रूव करिए आप कि कैसे डिफिनिट होता है? अब ये बताइए, डिफिनिट मतलब वॉल्यूम इसका फिक्स है। कोई भी कोई भी आप सॉलिड लीजिएगा उसका क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगी? फिक्स रहेगी। अगर वो 5 किलो का है तो 5 ही kg का रहेगा। और ठीक वैसे ही लिक्विड में अगर वो 2 लीटर का तो 2 ही लीटर का रहेगा, चाहे आप उसको बोतल में रखिए, चाहे बाल्टी में रखिए, चाहे जहाँ रखिए। पर गैस की हमारी वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होती है। तो इसको एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं या कि हमारा सॉलिड, लिक्विड हैव डिफिनिट शेप बट गैस हैव नॉट अ डिफिनिट शेप। समझ गए? ये हमारा तीसरा डिफरेंस। चौथा क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है किसी चीज को कंप्रेस मतलब दबाना, किसी चीज को कितना मोड़ मार के एक आकार में ला सकते हैं, कम से कम आकार में ला सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब यही होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं, 1 मिनट आपको एग्जाम्पल में हम बताते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए ये क्या है? एक पेपर है। इस पेपर को हम क्या किए? अपने हाथ से ही अपने हाथ से क्या किए? इसको कंप्रेस कर रहे हैं। ये क्या है? कंप्रेस। जब इसको कंप्रेस क्या किए? इतने में कर दिए, तो ये हमारा क्या, इसी को क्या कहते हैं? कंप्रेस। मतलब किसको कि भी किसी भी चीज को कितने हम लोग कंप्रेस दबा सकते हैं कम से। तो हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड की नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब यही है कि हम सॉलिड की चीज़ों को या सॉलिड की वस्तुओं को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी
नहीं कर कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? अब ये आपका हमारा फ़ोन है, अब इसको हम क्या कंप्रेस कर सकते हैं, चाहे जितना कंप्रेस करेंगे वो कंप्रेस नहीं होगा, वो कंप्रेस होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए वो कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। और लिक्विड का भी यही होता है, ऑलमोस्ट निलिजिबल, मतलब ना के बराबर। लिक्विड में भी अगर आपका 2 लीटर है, आप उसको कितना भी दबाइए, चाहे जहाँ वो रहेगा तो 2 ही लीटर, इसीलिए वो भी ऑलमोस्ट निलिजिबल होता है। पर गैस जो होती है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, हाईली नेग्लिजिबल, समझ गए? कंप्रेसिबिलिटी गैस की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? गैस है, जैसे आपके घर में एलपीजी गैस आती है, उसमें क्या रहता है, इतना प्रेशर दे के भरा जाता है कि आप लोग देखेंगे उसमें कि गैस भी हमारा एक लिक्विड फॉर्म में नीचे हो जाता है। अरे कभी आप गैस को ऐसे हिलाए होंगे या कभी उठाए होंगे, उसको थोड़ा सा मूव किए होंगे तो उसमें पानी की आवाज़ आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसको कंप्रेस करके भरा गया है, समझ गए? और पांचवा आता है हमारा फ्लूडिटी। फ्लूडिटी मतलब बहना, फ्लो करना। फ्लो क्या है? सॉलिड हैव नॉट पॉसिबल टू फ्लो, मतलब सॉलिड नहीं बह सकता। अब ये बताओ, कोई पत्थर है तो वो क्या फ्लो करेगा? नहीं करेगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ बताने की बात ही नहीं है। और लिक्विड क्या है? कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है। कैसे? आप कहीं भी वाटर को ड्रॉप करिएगा, देखिएगा वो क्या होता है, हमेशा अप से डाउन की ओर फ्लो होता है, इसलिए लिक्विड क्या होती है, फ्लो करती है। अब गैस तो भैया गैस ही है, वो कहीं इधर गैस मूव करेगी, कहीं इधर, उसका कोई वो नहीं है। तो फ्लूडिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस के, फिर उसके बाद लिक्विड की, और सॉलिड की ना के बराबर, नॉट पॉसिबल, समझ गए? दूसरा आता है छठवा हमारा रिजिडिटी, मतलब कठोरता। रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता, मतलब कोई चीज कितनी कठोर है, इसके भी प्रॉपर्टी से हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि सॉलिड क्या होता है हमारा, हाईली रिजिड, मतलब जो सॉलिड होती है वो सबसे ज़्यादा उसकी रिजिड, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा कठोरता होती है, और लिक्विड की कम होती है, और गैस की होती ही नहीं कठोरता। वो तो जैसे ये लिक्विड, यहाँ पर क्या है, गैस है, गैस से हमें कुछ बाहर दिख रहा है या कुछ, इसको कुछ ऐसा कुछ करने में आपको कोई भी फोर्स लगाना पड़ रहा है नहीं ना, इसीलिए क्या है, रिजिडिटी सबसे कम है, समझ गए? सातवां आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारा सॉलिड में सबसे स्लो होता है, और लिक्विड में थोड़ा से फास्ट, सॉलिड से फास्ट पर गैस से स्लो। और भैया गैस का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। और आठवां आता है हमारा स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में कितने स्पेस हैं, इसके भी प्रॉपर्टी से हम लोग, या इसके भी माध्यम से हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस बता सकते हैं। कैसे? सॉलिड की जो पार्टिकल होते हैं उनको मोस्ट क्लोजली पैक्ड, मतलब कि सॉलिड की पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और लिक्विड के लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब सॉलिड से तो कम रहेंगे पर गैस से ज्यादा रहेंगे, क्या उनके पार्टिकल पैक्ड, और गैस के लीस्ट क्लोजली पैक्ड, मतलब सबसे कम गैस में पार्टिकल्स पैक्ड रहते हैं, समझ गए? और नौवा हमारा होता है इंटर पार्टिकल फोर्स। जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो, उसके भी माध्यम से हम लोग डिफरेंस बताते हैं। तो सॉलिड का इंटर पार्टिकल फोर्स डिफिनिट होता है, लिक्विड का स्लाइटली वीकर देन सॉलिड, मतलब सॉलिड से थोड़ा से कम होता है, और गैस का निग्लिजिबल, मतलब वो जितना आप कर सकते हैं उतना ही है। निग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, एकदम समझ लीजिए, समझ गए आप? ये हमारे क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस है। आप लोग ज़्यादातर याद रखिएगा, शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, और मास। मास क्या, आप लोग स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ये 5 आपका जरूर याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर आपको 5 देता है, वैसे तो बहुत कम है चांस है कि 5 बोले, वो हमेशा बोलता है 3 प्रॉपर्टीज आप सॉलिड की लिखिए, गैस की लिखिए, और लिक्विड के लिखिए, समझ गए? आई होप कि ये हमारा चार्ट आपको समझ में आया होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस को क्या, किस प्रकार से हम लोग इसको डिफरेंस कर सकते हैं।
अब हम थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है? एक हमारी चौथी स्टेट्स होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये हमारी प्लाज्मा एक चौथी स्टेट्स है। इसमें यही बोला गया है, प्लाज्मा इज ऑफन रिफर टू एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर का जो चौथा स्टेट है वो हमारी प्लाज्मा होती है। और इसको ये कैसे होती है? इट इज अ हाई एनर्जी अनहाई स्टेट ऑफ मैटर वेयर एटम्स हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो प्लाज्मा स्टेट्स है, ये आप अगर आपको न समझ में आए तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके स्कूल में कराया गया होगा तो आप समझ लीजिए। बाकी ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है कि प्लाज्मा भी एक चौथी हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टेट्स होती है, इस इस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे सन होता है, जो सन का हमारा जो हमारे सन से हमारे जो क्या आते हैं, जो हमारे मेड होते हैं, वो उनके जो लाइट कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए, वो हमें किसके किसके उससे आती हैं? तो ये प्लाज्मा के माध्यम से आती हैं। प्लाज्मा के मेथड से हमारी क्या होती है? सन की एनर्जी हमारे तक आती है। इसमें एग्जांपल में ये हमारे नेचुरल प्लाज्मा में यही है, इस सन और स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। मतलब सन जो है वो हमारा और स्टार जो है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। और ये द हाई टेम्परेचर इन स्टार्स काज एटम्स ऑफ एनआई। समझ गए? ये हमारी चौथी गैस है। आप लोग संक्षेप में यही समझिएगा कि आपकी फोर्थ स्टेट हमारा क्या है? प्लाज्मा है। बाकी आप लोग ना भी याद करिए, ना भी समझ में आएगा तब भी चलेगा। और एक और होती है, एक गैस और होती है जिसे हम बोल सकते हैं ये हमारी पांचवी स्टेट है, बोस इंस्टीन कंडेंसेट। मतलब BEC। कभी कभी पूछ लेते हैं हम लोग कि BEC क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ये भी हमारी एक स्टेट्स है, किसकी? मैटर की। और इसको जो स्टेब्लिश किया एक इंडियन फिजिशियन ने किया था, जिनका नाम था, क्या था नाम? सत्येंद्र नाथ बोस। जिन्होंने इसके BEC के रिगार्डिंग इन्होंने क्या स्टडी की। और बोस आइंस्टीन एक हमारे क्या है? साइंटिस्ट है। और उन्होंने ये क्या हमें लिखित रूप से या कह लीजिए रिटन ये BEC को बताया। और BEC को ये बताया कि BEC एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी स्टेट्स है जो कब फॉर्म होती है? इज फॉर्म्ड बाय अ कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई ऐसी अवस्था जहाँ पर बहुत कम लो, मतलब एकदम लो टेम्परेचर और लो डेंसिटी पे जब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी वस्तु ले जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारी स्टेट्स बनेगी तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? BEC। समझ गए कि BEC क्या है? समझ गए? ये हमारी पांचवी स्टेट थी। अब हमारा क्या है? आज हम लोग अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग का एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो गया है, और शायद मेरा भी हो गया है, क्योंकि थोड़ा बोलते हुए थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई है। तो इसी के आगे हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैटर। मैटर क्या होता है? समझ गया मैटर क्या था? पहले उसको जानिए। क्या था हमारा मैटर? स्पेस प्लस हमारा मास, वो हमारा मैटर होता है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सीखे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बाद हम लोग प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर सीखे। क्या सीखे? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बाद हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हम लोग क्या सीखे? सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी क्या क्या है और उनकी उन तीनों में डिफरेंस कैसे हम प्रॉपर्टी के माध्यम से हम लोग किस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं, इसको सीख लिए। उसके बाद हम लोग आपको लास्ट में दो एक्स्ट्रा नॉलेज दिए थे। क्या क्या? कि एक हमारी चौथी भी स्टेट्स होती है मैटर की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और एक पांचवी बोल दीजिए, कौन सी स्टेट थी? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ गए? ये हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज था। अगर ये ना भी समझ में आया होगा
तब भी कोई डरने की बात नहीं, चिल रहिए, वो दोनों आपको पूछा नहीं जाएगा। बस आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने के माध्यम से आपको बताने के लिए हम लोग बताने के लिए यहाँ रखे थे। तो चलिए आज हम लोग अपना वीडियो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बाकी इसमें जितना आज सारा कुछ बताया गया, अगर इसमें कुछ भी चीज़ें आपको डाउट रह गई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिसका आंसर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे। और बाकी भाई, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका जब भी क्लासेस हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सको।